नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। इस आधे घंटे के बुलेटिन में हम आपको देश भर का कोरोना अपडेट देंगे, साथ ही साथ राज्यों की स्थिति बताएंगे, कैसे आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है और कितनी जरूरत अभी और है। देश से शुरुआत करते हैं। देश भर में 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि बाकी दिनों के मुकाबले ये आंकड़ा आज कम है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी होती जरूर दिखाई दी है। 3.5 लाख से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित देश भर में पाए गए हैं। 3400 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना बीते 24 घंटे में ले चुका है। तो रफ्तार धीमी जरूर हुई है, लेकिन मौत का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ गया है और यह चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि लगातार मौतें जो हो रही हैं वो लोगों को परेशान कर रही हैं, डरा रही हैं। तो देश भर में 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि बाकी दिनों के मुकाबले यह आंकड़ा थोड़ा कम जरूर हुआ है। अब उस राज्य की स्थिति आपके सामने रखते हैं जहां पर हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 51,880 नए मरीज मिले हैं और 891 लोगों की जान जा चुकी है। कर्नाटक में 24 घंटे में 44,631 नए केस मिले हैं, 292 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 20,034 नए केस आए, 82 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान में 24 घंटे में 16,794 नए मामले मिले हैं, 154 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 15,785 नए मामले सामने आए हैं, 210 लोग दम तोड़ चुके हैं। हरियाणा में 15,786 नए मरीज मिले हैं, 153 लोगों की मौत हुई है। बिहार में 24 घंटे में 14,794 नए मामले सामने आ चुके हैं और इसी के साथ गुजरात में 13,050 नए केस सामने आए हैं। तो महाराष्ट्र की स्थिति हमने आपके सामने रखी, किस तरीके से यहां पर मामले बढ़ रहे हैं। कर्नाटक में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राजस्थान में भी 16,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और हर एक राज्य की स्थिति लगभग एक जैसी ही दिखाई दे रही है। हम आपको अलग अलग सहयोगियों के पास भी ले चलेंगे, वहां भी जाकर हम आपको आंकड़े दिखाएंगे कि आंकड़े और हकीकत में आखिर कितनी सच्चाई है। लेकिन इसी बीच एक और खबर आपको दे दें। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 51,880 नए केस आए, कोरोना से 891 लोगों की मौत हुई और अब तक 71,742 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। 65,934 मरीज बीते 24 घंटे में कोरोना से ठीक भी हुए हैं। ये महाराष्ट्र का आंकड़ा है। तो महाराष्ट्र का आंकड़ा क्या कह रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सूरत आपके सामने रखते हैं कि आखिर कोरोना के मामलों में उत्तर प्रदेश कैसा प्रदर्शन कर रहा है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 25,858 नए केस मामले आए हैं और ये बाकी दिनों के मुकाबले आंकड़ा थोड़ा कम जरूर हुआ है। 352 मरीजों की मौत हुई है। इलाज के बाद 38,683 मरीज ठीक हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती दिखाई दी है। हालांकि अभी भी सावधानी, सतर्कता बेहद जरूरी है। तो यूपी की स्थिति आपने देखी, महाराष्ट्र की हालत आप देख चुके हैं। उत्तराखंड में भी बीते कई दिनों के मुकाबले अगर हम बात करें तो आंकड़ा आज बढ़ गया है। तो ये स्थिति है। दिल्ली में भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद सरकार ने 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया। अब कैसे स्थिति काबू में आएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 3,82,000 केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीलेश हमारे साथ में, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, सुबोध हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं और तमाम बाकी और सहयोगी जिनके पास हम चलेंगे। सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हैं। लखनऊ से नीलेश बने हुए हैं हमारे साथ में। नीलेश, सरकार लगातार अहम फैसले ले रही है, टेस्टिंग की ओर उसका ध्यान है, टेस्टिंग बढ़ा रही है। लखनऊ की हम बात कर लेते हैं। 2 अस्थायी अस्पताल तैयार कर दिए गए हैं, लेकिन आंकड़ों में आज चलिए गिरावट है, लेकिन अभी उतनी गिरावट नहीं है जितनी कि हम उम्मीद कर रहे हैं। मौत का आंकड़ा आज भी उतना ही है। शमशान घाट पर उतनी चिताएं जल रही हैं, कब्रिस्तान में उतने ही शवों को दफनाया जा रहा है। तो स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं हुई है, लेकिन बेटर हुई है, ये हम कह सकते हैं। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल के दिनों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा 32,000 के ऊपर जा रहा था वो घट के 25,000 से नीचे आ गया है। ये राहत भरी खबर है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी जो आंकड़ा करीब 5,000 से ऊपर जा रहा था, अब वो घटकर आधा रह गया, यानी कि 2400 के करीब 24 घंटे में संक्रमित मरीज मिले हैं। तो ये राहत भरी खबर है। उसके अलावा अगर हम बात करें कोरोना संक्रमित मरीजों को कैसे उनकी जान बचाई जाए, उसके लिए भी सरकार लगातार तत्पर है। अगर आज की हम बात करें तो आज DRDO के द्वारा जो 500 बेडों का अस्पताल बनाया गया है, अत्याधुनिक तकनीक वहां पर इस्तेमाल की गई है, वेंटिलेटर बेडों की व्यवस्था कराई गई है
उसका भी आज जो है लोकार्पण हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका लोकार्पण करेंगे, गृह मंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो लॉकडाउन लगाया गया था सरकार की तरफ से, पहले वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, वीकेंड लॉकडाउन के बाद 2 दिन लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया गया। इस बीच जो रिजल्ट आया है वो काफी बेहतर है, क्योंकि जहां 32,000, 34,000, 36,000 मरीज 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में मिल रहे थे, अब वो घटकर 24,000 के करीब आ गए हैं। तो ये बेहतर रिजल्ट आया है लॉकडाउन में। हालांकि सरकार से जनता लगातार मांग कर रही है कि कम से कम 1 सप्ताह का पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया जाए, ताकि जो कोरोना की बढ़ती हुई चेन है उसको तोड़ा जा सके। उसके अलावा राजधानी की बात करें तो राजधानी में बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो जो मौतों का आंकड़ा जारी किया गया है वो 1 दर्जन से ज्यादा है। फिलहाल शमशान घाट पर लगातार मरीज जा रहे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमित होने के बाद जिन लोगों की मौत हुई वो 1 दर्जन से ज्यादा है। वैसे जो निरंतर अपनी मौत मर रहे हैं उनका आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से तमाम बड़े और अहम फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो दूसरे जनपदों को जाने वाली व्यवस्थाएं हों। हालांकि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि लखनऊ में ई पास जारी किए जाएंगे। अगर कोई मेडिकल सर्विस के लिए जाता है या किसी दूसरे काम से जाता है तो ई पास के बिना उसको जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये सख्ती भी राजधानी में लगातार बरकरार रखी जाएगी। हालांकि ई पास जारी करने की बात से ये जरूर हो सकता है, कहा जा सकता है, सोचा जा सकता है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन फिर से बढ़ाया जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं वो काफी राहत देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो वो खुद कोरोना संक्रमित हुए थे। उसके बाद से जब वो ठीक हुए हैं उसके बाद लगातार एक के बाद एक तमाम अस्पतालों का वो खुद दौरा कर रहे हैं, तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं। टीम 11 जो लगातार बैठक कर रही थी अब टीम 9 बना दी गई है। राजधानी की बात करें तो डीएम के नेतृत्व में एक टीम 9 का गठन किया गया है जो लगातार कोविड कंट्रोल को लेकर काम करेगी, चाहे वो अस्पतालों में मरीजों को बेड दिलाने की बात हो, ऑक्सीजन की कमी की आपूर्ति करने की बात हो, अपनी तरफ चल रही है। लेकिन आंकड़ा आज जो आया है वो निश्चित तौर पर राहत देगा सरकार को भी और आम जनता को भी। मुंबई चलते हैं, महाराष्ट्र से हमारे साथ में जुड़े हुए आनंद गायकवाड़। आनंद, कल तो आंकड़ा ठीक था लेकिन आज फिर 50,000 के पार आंकड़ा है, मौत का आंकड़ा भी बड़ा है। महाराष्ट्र में स्थिति काबू में नहीं आ पा रही है। हम चाहे किसी भी पहलू पर बात करें, हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, डॉक्टर्स यहाँ त्रस्त हो चुके हैं। जब एक वीडियो हमने देखा था कि एक महिला डॉक्टर का वीडियो आया था, वो रो रो कर ये गुहार लगाती है कि लोग प्लीज घरों में रहें, सरकार कुछ करे, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हम डॉक्टर्स की फ्रस्ट्रेशन का लेवल इस वक्त समझ सकते हैं कितना होगा और किस तरीके से अस्पतालों में भी बद इंतजामी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र किसी भी पैमाने पर बेटर स्थिति में आता नहीं दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल सही। इसी के चलते महाराष्ट्र में कल 5 जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें शरद पवार का गृह जिला पुणे भी आता है। पुणे के बारामती में लॉकडाउन लगाया गया है। सातारा, सांगली, अहमदनगर और बीड़, ये 5 जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। तो आपको बता दूं कि अभी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कोरोना संक्रमण के आंकड़े घट रहे हैं लेकिन मृतकों का आंकड़ा जो बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और जिस डॉक्टर का आपने जिक्र किया वो मुंबई की डॉक्टर थी, काफी युवा डॉक्टर है, उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है। कभी इस तरह का संकट कभी भी भारत में किसी ने देखा नहीं था, पूरी दुनिया ने नहीं देखा था। तो ये जो नए डॉक्टर्स है ये भी डरे हुए हैं, स्वास्थ्यकर्मी भी डरे हुए हैं, बावजूद उसके लोगों में अभी तक अवेयरनेस नहीं आ रहा है। सरकार भी आनंद, एक चीज और बताइए, यहाँ यूपी की सरकार ने ये फैसला लिया, हिमाचल सरकार ने ये फैसला लिया कि हम 4थे और 5वें साल के एमबीबीएस के छात्रों को भी अब शामिल करेंगे, उनको उनकी भी सेवाएं लेंगे, उनको हम बदले में स्टेटमेंट देंगे कि उनको कितना हम भुगतान कर सकते हैं। क्या महाराष्ट्र में, क्या मुंबई में कोई ऐसा फैसला लिया कि 4ठी और 5वीं साल के बच्चों को भी शामिल किया जाए और कितना स्टेटमेंट उनको दिया जा रहा है? क्योंकि एट दी एंड आकर इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि आप उनको पैसे कितने दे रहे हैं। अगर 4ठी साल का बच्चा मौत के मुंह में आ रहा है तो जरूरत है कि आप उसको अच्छे से अच्छा भुगतान करिए। जी अभी तक तो ऐसा फैसला महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिया नहीं गया, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये जो नए डॉक्टर्स आते हैं इनको लेके, इनका वेतन, इनका जो इंसेंटिव्स होते हैं, इसको लेके ये डॉक्टर कहते हैं कि अगर हमको कोरोना में काम करना है तो हमारा इंश्योरेंस निकालिए, हमको अच्छा अट्रैक्टिव सैलरीज दीजिए, अट्रैक्टिव पैकेजेस दीजिए, ताकि हम अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों को बचा सकते हैं। नागपुर में तो डॉक्टरों ने, ये नए डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी थी। तो कुल मिला के जैसे आपने कहा 4था और 5वें साल के जो एमबीबीएस के छात्र है उनको इस सेवा में लाने के लिए अभी तक प्रयास नहीं दिख रहे। हो सकता है कि जिस तरह से प्रेशर बढ़ रहा है, संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार फैसला ले सके। चलिए लौटेंगे आपके पास में। सतीश बोध हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं। सतीश, आज छत्तीसगढ़ में भी 15,000 से ज्यादा मामले हैं, हालांकि बाकी जिलों के मुकाबले स्थिति थोड़ी सी बेहतर जरूर है। क्या ताजा सूरत हाल? छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है कोरोना मरीजों की वो धीरे धीरे कम हो रही है। और दूसरा ये बात है कि छत्तीसगढ़ में अभी कल मुख्यमंत्री ने घोषणा, सभी कलेक्टरों को निर्देश किया है कि 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए और
पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में 15 मई तक लॉकडाउन कर दिया गया है। लेकिन दुर्ग और राजधानी रायपुर और राजनांदगांव में 17 मई तक लॉकडाउन लगा रहेगा। आपको ये बता दें कि लगातार जो जिस प्रकार आंध्र प्रदेश में नए वेरिएंट की जानकारी मिली है और जो बहुत घातक है, जिसे देखते हुए बस्तर संभाग जो आंध्र प्रदेश से लगी सीमा है वहां पर कड़े निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने और सघन जांच के निर्देश दिए। चूंकि ये जो नया वेरिएंट है ये बहुत घातक है और ये 3 दिनों में ही आदमी की जान ले लेता है। इसको ध्यान में रखते हुए लगातार राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट है और सघन निर्देश दिए हैं और सभी प्रकार की जांच के और स्वास्थ्य कर्मियों को कड़ी का निर्देश देते हुए जल्द से जल्द सभी को जितने भी मरीज हैं उनकी पुष्टि करने का निवेदन किया है। जी चलिए, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ नीलेश लगातार बने हुए लखनऊ से। नीलेश, हमने देखा कि खुद स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा है कि हम 4थे और 5वें साल के बच्चों को भी ना अब जो है इसमें लेकर आएंगे कि वो भी अपनी सेवाएं दें। लेकिन लगातार छात्र यही कह रहे हैं कि हम 5 साल के एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में हम अपनी इंटर्नशिप में जाते हैं, लेकिन आप हमारा पैकेज देखिए और आप हमारा काम देखिए। अगर एक बच्चा जो 4थे साल में जिसको अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है वो मौत के मुंह में जा रहा है, कोविड मरीजों के बीच जाएगा, तो आप उसको उतना स्टेटमेंट तो दीजिए कि वो अपने अट्रैक्टिव पैकेजेस के साथ काम कर सके। लेकिन हम देख रहे हैं हिमाचल सरकार ने क्या किया, महज 3000 रुपए दे रहे हैं वो लोग, और ऐसा ही कुछ हम बाकी राज्यों में भी देख रहे हैं। यूपी की स्थिति कैसी? देखिए, यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी का जो पीजीआई में जो इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर्स हैं या 4th ईयर 5th ईयर के जो डॉक्टर्स हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे एक लेटर मुख्यमंत्री को लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपनी सेवाएं सरकार को देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस आपदा की घड़ी में डॉक्टर्स पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं। अगर हम डॉक्टर्स की माने तो डॉक्टर्स जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो उनको एक संविधान को देते हुए, संविधान का हवाला देते हुए कहा जाता है कि किसी भी परिस्थिति में आपको सरकार के साथ या आपदा की स्थिति में जनता के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। जिस समय अगर आपको उसका पेमेंट नहीं भी किया जाता है तो आपको काम करना पड़ेगा। जो एमबीबीएस उत्तर प्रदेश के छात्र हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार को अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है, वो कोविड वार्ड में ड्यूटी करने के लिए तैयार है, कोविड मरीजों का इलाज करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके बदले में जब उत्तर प्रदेश से कोरोना संक्रमण खत्म होता है, उनकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो गवर्नमेंट जॉब है उसकी व्यवस्था सरकार की तरफ से कराई जाए। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी एमबीबीएस छात्र सेवाएं देंगे उनको बेहतर जो सैलरी पैकेज है वो दिया जाएगा, उनको बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी ताकि वो अपनी जान को सुरक्षित रखते हुए जनता की जान को बचा सके। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अगर वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो जितने ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं उतने डॉक्टर्स नहीं हैं। डॉक्टर्स की कमी है अस्पतालों में, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स लगातार इलाज करते करते संक्रमित हो गए हैं। उनका कोई सब्स्टिट्यूट ना होने की वजह से जो मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जो मरीज लगातार अस्पताल इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे वो कोविड पेशेंट हो या नॉन कोविड पेशेंट हो, ऐसे में उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब जरूरत है कि एमबीबीएस छात्र सामने आए और बढ़ चढ़कर कोविड के इलाज में हिस्सा लें, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां यही कहती हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, मीडिया कर्मी हो या फिर डॉक्टर्स हों, वो अगर अपने फर्ज से पीछे भागेंगे तो कहीं ना कहीं स्थितियां बद से बदतर जरूर होंगी। अब जरूरत है इस समय सरकार के साथ खड़े रहने की, जनता के साथ खड़ी रहने की, उसके अलावा अपना जो हम फर्ज निभाते हैं वो ईमानदारी से निभाने की। अगर हम सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में बिना किसी भेदभाव के कोविड का सामना करते हैं, जिम्मेदारी की हम मदद सरकार की बनती है तो जिम्मेदारी छात्रों की भी बनती है, क्योंकि हिपोक्रेटिक ओथ लेते वक्त वो सभी ये कहते हैं कि परिस्थितियां कोई भी हो, पैसा कितना ही हो, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मरीज होता है। हम हर परिस्थिति से हटकर पहले उसका इलाज करते हैं, हम उसको जान बचाने की कोशिश करते हैं। लौटेंगे आपके पास में। गुलशन भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। गुलशन, अगर मैं ग्राफ देखूं दिल्ली का, तो दिल्ली में 2 मई को 20,000 केसेस आते हैं, 20,000 से ज्यादा केसेस आते हैं, 3 मई को 18,000 से ज्यादा केसेस आते हैं और 4 मई को 19,000 से ज्यादा केसेस आते हैं। तो लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है ग्राफ। अगर हम ये भी कहें कि देखिए लॉकडाउन का कितना असर हो रहा है, तो खासा असर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि 3 हफ्ते के लिए सरकार लॉकडाउन बढ़ा चुकी है। अब जरूरत यह है कि लॉकडाउन के साथ साथ आप अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को भी दुरुस्त कीजिए। जब तक स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त नहीं होंगी तब तक आंकड़े में बहुत अच्छी गिरावट हम नहीं देखेंगे। देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम पीछे करीब 3 सप्ताह की बात करें, यानी 20 दिन का अगर हम आंकड़ा निकालें तो जरूर हमें राहत मिलती है। ये मामले 28,000 तक जा पहुंचे थे, बढ़कर जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और रिकॉर्ड मौतें दिल्ली में हुई 475 मौतें हुई जो घटी हैं। अगर ऑन एवरेज 21 दिन का हम देखेंगे तो कहीं राहत तो महसूस करते हैं, लेकिन अगर हम बीते 3 से 4 दिन का कंपेयर करेंगे तो ऐसी कोई राहत हमें फिलहाल नजर नहीं आती।
कल दिल्ली सरकार में राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने खास तौर पर एक बात पर जोर दिया है कि केंद्र सरकार से बार बार अनुरोध करने पर भी हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। 790 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन सप्लाई दिल्ली में की जानी चाहिए, लेकिन ऑन एवरेज अगर 7 दिन की हम निकालें तो 393 मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन मिल रही है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं बहाल करने में ऑक्सीजन सबसे बड़ी बाधा साबित हो रही है दिल्ली के लिए। और दिल्ली में जो लॉकडाउन का असर है, इसको सिर्फ एक ही फायदे से हम मापा जा सकता है। इसको ये कहा जा सकता है कि हम जो संक्रमण दर बढ़नी थी, हम उसको थामने में कहीं ना कहीं कामयाब जरूर रहे हैं, और इससे ज्यादा बेहतर तस्वीर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बेहतर तस्वीर और कुछ भी नहीं है। आपके पास में लौटेंगे, जैसा हम ग्राफ के जरिए बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का देखा हमने, दिल्ली का ग्राफ देखा, हम छत्तीसगढ़ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में सतीश बोध हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, 2 मई को 11,000 से ज्यादा केसेस आते हैं, 3 मई को 15,000 से ज्यादा केसेस आते हैं, और 4 मई को ये केसेस और बढ़ जाते हैं, 15,785 हो जाते हैं। जहां हम बाकी राज्यों को इसी पैमाने पर देख रहे हैं, तो बाकी राज्य नीचे जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, महाराष्ट्र फ्लक्चुएट हो रहा है, दिल्ली में भी कभी कम आते हैं कभी ज्यादा, लेकिन यहाँ तो निरंतर 3 दिन से आंकड़े हम देख रहे हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर फेल होती जा रही हैं? सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में जो मामले जो सामने आ रहे हैं, जो लापरवाह लोग हैं, जो अभी तक इस कोरोना महामारी को समझ नहीं पाए, लापरवाही करते हुए लगातार जो बाहर घूम रहे लॉकडाउन के बावजूद भी, उसके कारण ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन जो दुर्ग जिले, रायपुर जिले और राजनांदगांव जिले में जो आंकड़े हैं, जो पहले जो बहुत तेजी में आंकड़े बढ़े थे, वो आंकड़े धीरे धीरे कम हुए। कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि जो लापरवाही का नतीजा है, जिस प्रकार आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो लापरवाही, लोगों की लापरवाही है। सरकार अपना काम कर रही है, जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही के कारण ये सामने आ जा रहे। जब व्यक्ति संक्रमित होता है तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए नहीं पहुंचता है, और जिसके कारण वो संक्रमण लोगों को फैलाते हुए जाता है। ये हमेशा देखते में आया है कि रायपुर राजधानी में भी आज भी लॉकडाउन के बावजूद भी लगातार लोग सड़कों पर दिख रहे हैं। तो एक लोगों की लापरवाही माना जाए, जिसके कारण लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। जी आनंद, आपके पास आना चाहूंगी। हम अगर स्वस्थ मरीजों की संख्या देखते हैं महाराष्ट्र में, चलिए लगातार संक्रमित मरीजों की तो संख्या बढ़ी रही है। 2 मई को 56,000 से ज्यादा आते हैं, 3 मई को 48,000 से ज्यादा, और 4 मई को फिर फ्लक्चुएट हुआ और वो 51,000 से ज्यादा हो गया। लेकिन अच्छी बात जो आंकड़ों में हम देख रहे हैं, ग्राफ में देख रहे हैं, वो ये है कि 2 मई को 51,000 से ज्यादा लोग ठीक हो जाते हैं, 3 मई को यह संख्या बढ़ जाती है 59,000 से ज्यादा, और अब 65,000 से ज्यादा। तो एक राहत जरूर है सरकार के लिए कि संक्रमित मरीजों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीज ज्यादा है। जी बिल्कुल सही। जो हमने 2 हफ्ते पहले रिकवरी रेट देखा था, 81-82 था, अभी वो बढ़ के 85% से ऊपर गया है। लेकिन ये राहत इसको नहीं कह सकते। उसकी वजह बताता हूँ कि जिस तरह से आंकड़े दिखाए जा रहे हैं सरकार की ओर से कि कोरोना संक्रमण की संख्या कम हो रही है, लेकिन कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि टेस्टिंग ही मूलतः कम हो रही है, जिसके कारण ये आंकड़े ही कम आ रहे हैं। और मृतकों का जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधा पे आए दिन बढ़ रहा जो प्रेशर है, उसकी वजह है। और जैसा कि लापरवाही जो है, सरकार की तरफ से भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि सरकार अगर चाहे तो लोगों के लिए ही लॉकडाउन लगाना है। सरकार है किसके लिए? तो लोगों के लिए। आप बोल रहे हैं कि अगर लॉकडाउन लगा दिया जाता है तो लोगों को तकलीफ होगी। अरे लोग बचेंगे तो ही लोगों को आगे के जो सुविधाएं या फायदे मिलने वाले हैं। अगर आप सख्ती से लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो ये आंकड़े आए दिन बढ़ते जाएंगे। आनंद, एक और चिंताजनक चीज है महाराष्ट्र में, जो है वो आगे इसलिए बढ़ रही है कि सरकार की ओर से शक्ति नहीं बढ़ती जा रही है। एक और चिंताजनक चीज है महाराष्ट्र में जो कल खबरों में सामने आई है, नागपुर में 5 नए स्ट्रेन मिले हैं। ये स्ट्रेन इतना घातक है, 5 नए स्ट्रेन और नागपुर में मिले हैं। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में, नागपुर मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध मरीज जो आए उनका सैंपल लिया गया। पुणे और दिल्ली जब भेजे गए तो ये 5 नए स्ट्रेन मिले हैं। अभी हम दूसरी तीसरी वेव से ही लड़ रहे हैं, चौथी वेव के लिए सरकार तैयारी कर रही है। अगर ये 5 स्ट्रेन वाकई और ज्यादा मजबूत होते हैं तो सरकार की मुश्किल अब यहाँ और बढ़ने वाली है, ना सिर्फ राज्य सरकार की बल्कि केंद्र सरकार की भी, क्योंकि अगर ये लोग बाकी राज्यों में जाते हैं तो वहां पर भी स्थिति बदहाल हो जाएगी। जी आपको बता दूं कि महाराष्ट्र को 4-5 राज्यों की सीमाएं लगती है, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र एकमेव स्टेट ऐसा है पूरे देश में कि यहाँ पे कई राज्यों की सीमाएं जुड़ती है, और जो बॉर्डर पे चेक पोस्ट है वहाँ पे सख्ती बरतने की जरूरत है, वो बरतती नहीं दिखाई दे रही है। और इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट आने जाने का जो भी है, खाली ई पास निकालने का परमिशन दिया गया है। ई पास कैसे निकलता है हम सबको पता है, 2 डॉक्यूमेंट दे दिए, आपका आधार कार्ड दे दिया तो निकल जाता है। लेकिन ई पास में RT-PCR नहीं है, एंटीजन टेस्ट नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं लूप होल्स है। जो आप बता रहे हैं नए स्ट्रेन है, उसका धोखा आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। नीलेश के पास चलेंगे। नीलेश,
अब पॉजिटिविटी रेट तो कम आ रहा है, अच्छी बात है कि पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है, लेकिन टेस्टिंग की संख्या किस तरीके से बढ़ी है? क्योंकि मूल मंत्र तो मुख्यमंत्री का भी यही था कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टेस्ट करेंगे, ट्रेस करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे। टेस्टिंग की व्यवस्था फिलहाल कैसी है? अभी भी क्या एक एक हफ्ता लग जाता है रिपोर्ट आने में, या थोड़ी सी स्थिति बेहतर हुई है जब टेस्टिंग जो सेंटर्स हैं वो बढ़ाए गए हैं? इतना है कि कहीं भी अगर आप जांच कराते हैं तो करीब 48 घंटे का समय लगता है। पहले करीब 1 सप्ताह 5 दिन ऐसे समय लग रहा था, लेकिन अब वो रेट घटा है और 48 घंटे में जांच रिपोर्ट मरीज को मिल जाती है, उनके परिजनों को मिल जाती है। लेकिन ज़रूरत इस समय है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुए, कल मतगणना पूरी तरीके से खत्म हुई है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग का जो दायरा है वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर ग्रामीण इलाकों में संक्रमित मरीज बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि लगातार ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वो स्तर के अस्पताल नहीं है, ना फिर अगर एक आध अस्पताल है भी तो वहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधाएं नहीं है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण इलाकों को वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है। वो बचाव तभी हो पाएगा कि सबसे पहले उनकी टेस्टिंग हो। अगर उनमें से कोई संक्रमित पाया जाता है तो तत्काल उसको होम आइसोलेशन में इलाज शुरू कर दिया जाए, या फिर उसके ज़रूरत के अनुसार अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज शुरू किया जाए। सरकार की तरफ से ये निर्देश जरूर दिए गए हैं कि व्यापक पैमाने पर ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग कराई जाएगी, लेकिन वो टेस्टिंग कब शुरू होगी, कितने बड़े पैमाने पर शुरू होगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन मात्र एक विकल्प है, वो कोरोना का इलाज नहीं है। सरकार को लॉकडाउन के दौरान या फिर सरकार को इसी बीच उन तमाम स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना पड़ेगा जिनकी जरूरत वर्तमान समय में आम जनता को है, सरकार को है। अगर हम अस्पतालों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेते हैं तो कोरोना से कई हद तक हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में देखा जाए तो जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है, किसी को ऑक्सीजन की कमी के कारण जान गंवानी पड़ी, तो किसी को बेड नहीं मिला, जान गंवानी पड़ी। तो ये दुर्व्यवस्थाएं ना रहें अस्पताल। बिल्कुल, ये व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और लगातार हम देख रहे हैं कि सरकारें काम तो कर रही हैं लेकिन उनके नतीजे सकारात्मक नहीं मिल पा रहे हैं। गुलशन के पास चलते हैं, लखनऊ माफ़ कीजिएगा, दिल्ली से हमारे साथ में बने हुए हैं। गुलशन, दिल्ली में अगर हम बात की जाए तो अभी भी देखा हमने ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई, ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन पहुंचा है, लेकिन कल भी कई ऐसे अस्पताल रहे जहां पर ऑक्सीजन ना होने के चलते मरीज दम तोड़ रहे हैं, लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं। और अभी भी कॉमनवेल्थ गेम में बेड की व्यवस्था कर दी गई है। अब कब से वो अस्पताल शुरू होने जा रहा है और कब ऑक्सीजन की आपूर्ति खत्म हो पाएगी, इसका जवाब तो खैर किसी के पास नहीं है। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स का जो वो अस्पताल जो तैयार किया गया था, कब से शुरू हो रहा है? क्योंकि उप मुख्यमंत्री निरीक्षण करके आ चुके हैं और आश्वासन दिया है कि स्थिति बेहतर जरूर होगी इससे। बिल्कुल, दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पहले दिन से ही है। लगातार दिल्ली की जो ऑक्सीजन की खपत थी वो लगातार बढ़ रही थी। ऐसे में दिल्ली में लगातार, अगर मैं 3 मई की बात करूं, जैसा कि सरकार की ओर से बयान जारी करके क्या कहा गया है कि 41 अस्पतालों से, जी हाँ 41 अस्पतालों से उन्हें SOS SMS प्राप्त हुए ऑक्सीजन की कमी को लेकर, और 7,200 मरीज उन 41 अस्पतालों में भर्ती थे। आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा लोगों की जान को खतरा था ऑक्सीजन के लिए। वहीं आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जहां भी ऑक्सीजन की कमी सामने आ रही है, छोटे या बड़े अस्पतालों में, हम वहां सिलेंडर के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और इसी वानगी में लोग उम्मीद की नजर से अगर सरकार को कॉल कर रहे हैं तो 41 SOS कॉल का आना अपने आप में दिल्ली की स्थिति को बताता है। और जो खेलगांव का कोविड सेंटर है, उसके लिए डिप्टी सीएम ने वहां पर दौरा किया है और वहाँ ऑक्सीजन प्लांट के साथ में उसको शुरू किया जा रहा है। देर शाम तक शायद उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए। फिलहाल इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली खुद भी आत्मनिर्भर बन रहा है ऑक्सीजन के मामले में। अगर हम बात करें एम्स की, अगर हम बात करें RML की और संजय गांधी हॉस्पिटल की, साथ ही कोविड केयर सरदार पटेल की, तो यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं और अच्छी खासी मात्रा में। एक ऑक्सीजन प्लांट से तो 1500 लीटर और करीब 100 लीटर प्रतिदिन जो है ऑक्सीजन मिलेगी। दिल्ली में बीते जो दिन है, इनसे सबक लेते हुए दिल्ली सरकार ने अब अस्पतालों में ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया है, जिसकी वानगी में 3 से 4 अस्पतालों में वो ऑक्सीजन प्लांट शुरू भी हो चुके हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिन दिल्ली के लिए ऑक्सीजन को लेकर राहत भरे होंगे। जिस ट्रेन का आपने जिक्र किया वो 350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर पहुंच चुकी है और उसको तुगलकाबाद में उतारा गया है और ट्रक के माध्यम से जिस जगह जरूरत है उस जगह उससे सप्लाई भी दी जा रही है। जी सतीश के पास चलते हैं, रायपुर से जुड़े हुए। सतीश, 15 तारीख तक के लिए जो लॉकडाउन है वो और बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसमें छूट दी गई है कि किराना, खाद, दवा की दुकानें खुली रहेंगी, कंस्ट्रक्शन साइट भी खुली रह सकती हैं। लॉकडाउन की क्या स्थिति है? सतीश के पास जाएंगे, संपर्क साधने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। नीलेश के पास चलते हैं। नीलेश, लॉकडाउन के बेहतर परिणाम यूपी में कम से कम दिखाई दिए हैं
और यूपी सरकार की और तमाम चीजें हैं जो बेहद सराहनीय है बाकी राज्यों के मुकाबले, कि एक अलग से कमेटी गठित की गई है। ये एक अच्छा फैसला हम बाकी राज्यों के मुकाबले देखिए लिया गया है सरकार की ओर से कि डॉक्टर्स को शामिल करिए इस टीम में, क्योंकि डॉक्टर्स से बेहतर स्थिति और कोई नहीं बता सकता है कि ग्राउंड जीरो पर डॉक्टर्स को आखिर किस चीज की जरूरत है और क्या उन्हें काम करना है और सरकार का सहयोग कैसे चाहिए, कहां कमी आ रही है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण काल में जो फैसले लिए हैं वो काफ़ी बड़े और अहम फैसले हैं, सराहनीय भी हैं, वो जनता के हित में फैसले लिए गए हैं। आज के अगर हम फैसले की बात करें तो जो 14 डॉक्टर्स की कमेटी बनाने की बात कही गई है, उनमें उन तमाम डॉक्टर्स को शामिल किया गया है जो पिछले कई दशकों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हजारों मरीजों की जान बचा चुके हैं। खासतौर पर इसमें निदेशक के पद पर तैनात जो डॉक्टर्स हैं या फिर निदेशक के पद पर जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं या दे चुके हैं, ऐसे डॉक्टर्स को वहां पर इस कमेटी में शामिल किया गया है। उनसे साफ तौर पर सरकार का यही अनुरोध है, निवेदन है कि उनके द्वारा जो मार्गदर्शन किया जाएगा कि कोरोना के बचाव को लेकर क्या व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार उनको मुहैया कराए ताकि कोरोना की बढ़ती हुई चेन को तोड़ा जा सके, संक्रमित मरीजों की जान बचाई जा सके। तो 14 डॉक्टर्स की जो ये कमेटी है, ये काफ़ी कुछ अहम रोल अदा करने वाली है उत्तर प्रदेश में। साफ तौर पे ये भी सरकार ने इस कमेटी से कहा है कि अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो वरिष्ठ चिकित्सकों को इस कमेटी के साथ जोड़कर उनका भी काम लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब उत्तर प्रदेश के जो डॉक्टर्स हैं उनके हवाले कर दिया गया है कि कोरोना से कैसे लड़ना है, क्या व्यवस्थाएं सरकार को देनी है, कितने बेडों की और उनसे बेहतर स्थिति कोई नहीं बता सकता है। जो जंग में सैनिक है वही बता सकता है कि हमें कितना बारूद चाहिए, कितने हथियार चाहिए और किस चीज की जरूरत है ताकि हम अपने दुश्मन पर वार कर सके। एक अच्छा फैसला सरकार ने लिया है, देखना है कि उसके परिणाम कैसे मिल पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से हम यही अपील करते हैं, सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं है। अगर आप सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, बहुत जरूरी नहीं है, घर से बाहर मत निकलिए, वरना कोरोना आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार खड़ा है।